आपने किसी वायर को स्ट्रेच किया या किसी भी बॉडी को आपने डिफॉर्म किया, डिफॉर्म किया फोर्स लगाकर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर। अब यहां देखिए आप, मैं इन दोनों उंगलियों से फोर्स लगा रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों ही है ना। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जब भी कहीं कोई वर्क होता है तो हमेशा क्या है, वर्क क्या हो रहा है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही एक्चुअली वर्क है। तो जो मैंने इस पर वर्क किया आपका, जो मैंने वर्क किया इस पर, नीचे लो आप, सिंपल सी बात है, आपका गुलेल है, सब आपने यूज करी है, सबने देखा हुआ है। आपने उसे पकड़कर खींचा, खींचने के लिए कुछ वर्क किया, और खींचने के बाद उस गुलेल में एक ऐसा प्रॉपर्टी डेवलप हो गई कि वो अब उस पत्थर को या जो भी आपने रखा उसे आगे फेंक सकती, यानी कुछ वर्क कर सकता है। तो जो आपने वर्क किया वो गुलेल में स्टोर हो गया, कैसा, उसकी एनर्जी की फॉर्म में। इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक रूप पहले ही आप स्प्रिंग में भी कर चुके हो, याद कीजिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आपने किया था या नहीं किया, याद है किसी को फॉर्मूला उसका? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स जितना आपने एक्सटेंशन या कॉन्ट्रेक्शन उसमें किया है। तो ठीक ऐसे ही अगर आपने किसी वायर को खींच दिया, तो खींचने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जो आपने वर्क किया खींचने के लिए, यही वर्क स्टोर हो जाता एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर। वायर बिना कह करके वर्ड पूरा बोलना चाहिए, स्ट्रेस्ड वायर, खींचे हुए तार में, करेक्ट। हेड ही डालते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। एक वायर है, आपने इसे एक रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है, ठीक है। इस वायर की अपनी ओरिजिनल लेंथ है एल। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। फिर आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, देखो फोर्स लगाने के तरीके अलग हो सकते हैं। भले आप अपने हाथ से खींच रहे तो फोर्स लगा रहे हैं, आप अपने हाथ से ना खींचे, उसके ऊपर कोई वजन लटका दे तो भी आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कैसे लगाई गई डजेंट मैटर, फोर्स आपने अप्लाई किया और वायर की लेंथ एक्सटेंड हो गई, ठीक है। अभी यहां इस टाइम डीएल कितना है, जीरो है। डीएल डीएल भी मैं न लिख के मैं इसे लिखूं, यहां लिखूं मैं इसे इंक्रीज इन लेंथ, कितना है, जीरो। क्यों, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो भी कितनी है, जीरो है। फिर आपने एक फोर्स लगाई इसके ऊपर। अब यहां भी एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप इसे कम खींचेंगे तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, आप ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि लेंथ इस बार आपने एक्सटेंड कर दी, कितनी एक्सटेंड कर दी लेंथ ये, डीएल। इंक्रीज इन लेंथ कितनी हो गई, इंक्रीज इन लेंथ हो गई डीएल, ठीक है। डीएल इंक्रीज इन लेंथ हुई है, लेकिन डिफरेंस है इसमें, क्या है देखो। यहाँ ये ओरिजिनल लेंथ थी इसकी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इस रिजिड सपोर्ट से लगी हुई है, और ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ। आपने इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 1 mm का एक्सटेंशन हो गया, 1 मिलीमीटर। अब अगला 1 और मिलीमीटर बढ़ाने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स काफी नहीं है,
अब थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, स्प्रिंग की तरह से। तो जितनी ज्यादा लेंथ आप इंक्रीज करना चाहते हैं, फोर्स प्रोपोर्शन में बढ़ानी पड़ेगी उतनी ज्यादा। मतलब लेंथ जीरो से डीएल लेंथ एक्सटेंड होने तक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इंक्रीजिंग है। बात समझ आई? जीरो लेंथ इंक्रीज है, जीरो लेंथ इंक्रीज इन लेंथ जीरो है तो कोई फोर्स नहीं। इंक्रीज इन लेंथ 1 मिलीमीटर है तो 1 न्यूटन, इंक्रीज इन लेंथ 2 मिलीमीटर है तो अब 2 न्यूटन नहीं है, अब फोर्स आपको 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक पहला 1 न्यूटन लगा करके 1 मिलीमीटर इंक्रीज हो गया तो अगला 1 मिलीमीटर इंक्रीज करने के लिए आपको 1 न्यूटन और लगानी पड़ेगी ना, अब ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझ आई बात? तो यहाँ जो हम वर्क फाइंड करेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां फोर्स होनी चाहिए कांस्टेंट। अब दो तरीके हैं, या तो आप इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करो, या एवरेज निकाल लो फोर्स का, है ना। हाँ जी। तो यहाँ आपका जब ओरिजिनल लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ जीरो है, तो आपका फोर्स कितना है? जीरो है। जब इंक्रीज इन लेंथ डी एल हो गई, तब आपने देखा कि आपको जो फोर्स लगाना पड़ा डीएल इंक्रीज करने के लिए, वो फोर्स लगाना पड़ा आपको कितना? एफ। एम जी नहीं, एम जी भी हो सकता है, एम जी भी एफ का ही एक रूप है, लेकिन ये फोर्स यहां से एक्सपेंड होना शुरू हुआ, 1 मिलीमीटर एक्सपेंड हुआ, 2 मिलीमीटर एक्सपेंड हुआ, 10 मिलीमीटर तक लेकिन 0 मिलीमीटर पर 1 मिलीमीटर पर एफ नहीं था, कम रहा होगा। ये तो एफ फोर्स कब है? जबकि आपने डीएल तक उसको खींच कर रखा हुआ है, लेकिन जीरो से डीएल बढ़ाने तक के लिए कांस्टेंट फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो फिर एवरेज फोर्स हम फाइंड करेंगे। एवरेज फोर्स फॉर इंक्रीजिंग लेंथ, कहां से? फ्रॉम जीरो टू डीएल। ये टोटल लेंथ की बात नहीं कर रही, इंक्रीज इन लेंथ। ये एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स एवरेज मैंने इसके सफिक्स में लिख दिया, कितना होगा? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय टू। तो एवरेज फोर्स आपका कितना निकला? एवरेज फोर्स निकल कर आया 0 + f/2 सिंपली f/2। ठीक है। अब इस एवरेज फोर्स से कितना डिस्टेंस चला, आप फोर्स लगाते हुए कितना डिस्टेंस चले? डीएल। ठीक है। हेंस वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ कितनी? बाय डीएल। वर्क डन कितना होगा? एवरेज फोर्स इंटू डिस्टेंस जो आप फोर्स ने चला, तो W इज इक्वल टू क्या बना? 1/2 f डीएल। ये वर्क डन हो गया, किसमें है वर्क डन? जूल में। ठीक है, और यही वर्क डन, दिस वर्क डन appear as elastic potential energy of stressed wire। और अक्सर पोटेंशियल एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो U इज इक्वल टू हाफ एफ डी एल जूल। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस पूरे फॉर्मूले में, छोटा छोटा सा मॉडिफिकेशन, ताकि हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन और यंग मॉडुलस वगैरह आ जाए इसके अंदर। देखिएगा ध्यान से, यही फॉर्मूला है। फोर्स को आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डीएल को आपने एल से डिवाइड कर दिया। तो ये घर की खेती थोड़ी ना कि आलू बोलो या कुछ भी है। तो अगर आपने ए से डिवाइड किया तो ए से ही आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एल से डिवाइड किया तो एल से ही आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब क्या बना देखना जरा ध्यान से।
1/2 फोर्स, क्या फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, स्ट्रेस। dl/l क्या है, ऑब्वियसली यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। A/L क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन की फॉर्म में। अब इस, ये तो हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, लेकिन अगर आप वायर की पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना चाहो, ये एनर्जी हो गई, ये तो पूरे वायर में एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में अगर आप चाहे कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो अब इसी यही फॉर्मूला है, लेकिन इसका दूसरा रूप क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कितना होगा बोलिए, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। तो स्मॉल यू कितना बन जाएगा आपका, अब यहां देखो इस पूरी एक्सप्रेशन में जब आप वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आपका बचा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। लेकिन अब इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर क्यूबिक मीटर, पर यूनिट वॉल्यूम बन गया ये, करेक्ट। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और, क्या y इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से आप स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां से, तो u इज इक्वल टू बना, स्ट्रेस की जगह आपने रख दिया y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन मल्टीप्लाई होकर स्ट्रेन स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर। स्ट्रेन स्ट्रेस क्यों सब्स्टिट्यूट किया, स्ट्रेन भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप यहां से, स्ट्रेन कितना बनेगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। तो अब आपका u इज इक्वल टू कितना बनेगा बोलो, स्ट्रेस और स्ट्रेस की मल्टीप्लाई होकर के स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई और जूल पर क्यूबिक मीटर। एक ही फॉर्मूला, तीन रूप हो गए उसके, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, तीन रूप हो गए, फॉर्मूला यही है, क्या, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन जूल पर क्यूबिक मीटर।